हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एनपीसीआई की। तो वो लोग फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकग्निशन का ऑप्शन लेके आने वाले हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम के अंदर। जल्दी ही ये रोल आउट हो जाएगा कहा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको यूपीआई पेमेंट करनी है तो आपको नंबर भरने की जरूरत नहीं है। आप फेशियल स्कैन से या फिर अपने फिंगरप्रिंट से ही पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही स्मार्ट चीज है। कई बार पब्लिक प्लेस के अंदर भी कोई अपना क्यूआर कोड स्कैन करता है और उसका पिन कोड कोई भी दे सकता है, तो सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बाकी मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है जो मैं यूज करता हूँ उसमें शायद पहले से ही फेशियल काम करता है, तो देखा जाए तो सिक्योरिटी थोड़ी सी बेटर होती हुई दिखाई देगी। बहुत सारे स्कैम्स बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा मेजर लिया जा रहा है जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी इंडियन रुपीस की बात करके चले तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट 4 मंथ लो पे जाता हुआ दिखाई दिया है। अगर देखा जाए यूरो घटता हुआ दिखाई दिया है और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमको भी पड़ा होगा। अब देखो कहानी क्या है, अभी रिसेंटली ही यूरोपियन यूनियन और यूएस ने ट्रेड डील साइन करी है जो कि ज्यादातर एनालिस्ट कह रहे हैं कि यूरोप के लिए नुकसानदायक है। इस चक्कर में थोड़ा यूरोप का हाल बुरा चल रहा है, मतलब उनकी करेंसी का हाल बुरा चल रहा है और इसी का इम्पैक्ट इंडिया की करेंसी में भी दिखाई दे रहा है। बट पिछले कुछ टाइम से करेंसी का तो हाल बुरा ही है ना। जब मैं छोटा हुआ करता था उस टाइम पे 50 रुपए की कैलकुलेशन होती थी, फिर बड़े हुए तो 70 रुपए की कैलकुलेशन याद है मुझे, फिर 80 रुपए की करनी होती थी। अब अगर आप देखोगे तो 86 87 एक्चुअली आपको 90 रुपए कैलकुलेशन करनी चाहिए। इस तरीके से करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है। इसके पीछे का एक और रीजन है कि आरबीआई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी मैच्योर हो रहे हैं, जिसके चक्कर में डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई है। डॉलर रुपी स्वैप भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि बड़े आईपीओ आ रहे हैं। तो मल्टीपल रीजन है इसकी वजह से करेंसी खराब जा रही है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने बोला है 15 से 20% वर्ल्ड टैरिफ लगाया जाएगा। जिस भी कंट्री का यूएस के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ साइन, उस पे इतने रुपए लगेगा, बात खत्म। कहा जा रहा है ब्राजील जैसी कंट्रीज को और भी कुछ कुछ कंट्री को 50% तक टैरिफ देना पड़ सकता है। कनाडा, मैक्सिको, चाइना और इंडिया का अभी नेगोशिएशन चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। कुछ ही टाइम रह गया भाई, वो जो कैप लगाई गई थी, जो पॉज लगाया गया था उसके ऊपर, क्या इंडिया की ट्रेड डील अनाउंसमेंट होती है या फिर एक्सटेंशन होता है या फिर लगेगा। थोड़ा कंसर्न है मार्केट में इस चीज को लेके। बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी खुद की टैक्सी ऐप निकालने का प्लान कर रही है। पहली ओला उबर का रैपिडो के चक्कर में बैंड बज रहा है। अभी तक ओला उबर वाले 20% कमीशन 30% कमीशन पे ऑपरेट कर रहे थे। मजे से हेल्दी बिजनेस बन रहा था, ऑल दो लॉस में थे, बट दिखाई दे रही थी डायरेक्शन बिजनेस बन जाएगा। रैपिडो आता है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके आता है, इस चक्कर में पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज करना पड़ जाता है इन कंपनियों को। अब ऊपर से जो गवर्नमेंट्स है वो भी अपनी अपनी ऐप निकाल रही है। पहले हमने देखा नमा यात्री बेंगलुरु से आ रही थी, अब महाराष्ट्र से निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी उसकी लेनी देनी करी जा रही है। पहले पेटीएम राजा हुआ करता था, फिर अचानक यूपीआई आया जिससे पेटीएम का मार्केट शेयर खराब होता हुआ दिखाई दिया। फिर पेटीएम ने कुछ मार्केट बनानी शुरू करी, धीरे धीरे रिकवर होना शुरू किया। उसके बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब ये तरीके से ढंग से काम नहीं कर रहे, तो इस चक्कर में आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। पेटीएम का शेयर घटता हुआ दिखाई दिया। ये एक बिजनेस खत्म हुआ। अगर हम गेमिंग की बात करके चले तो ऑनलाइन गेमिंग वाली जितनी भी इंडस्ट्री थी आराम से चल रही थी, उसको फ्लरिश होने दिया। अचानक कहा गया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये तो चीज सही नहीं है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इतने परसेंट दो। सट्टों वालों की बात करके चले, अभी तक सट्टे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। मेरे को याद है 2017-18 में मैंने ड्रीम 11 की और वीडियो बनाई, जब मैंने बोला कि भाई ये स्ट्रैटेजिक तरीके से सट्टे को लीगल करने का प्लान कर रहे हैं। कंपनी बढ़ रही थी भाई उस टाइम पे, गवर्नमेंट उसी टाइम रोक सकती थी, बहुत सारा फंड आ रहा था। बट अब कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट कह रही है भाई हम इसको बंद कर देंगे, ये चलने ही नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट का टेक है टुवर्ड स्टार्टअप कल्चर, ये थोड़ा एंटी होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से। बाकी वीडियो आगे जाने पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी कॉइन बेस की बात करके चले तो उन्होंने कॉइन डीसीएक्स को एक्वायर कर लिया है 50% डिस्काउंट के ऊपर। 2020 के अंदर $2.2 बिलियन की पीक वैल्यूएशन थी, 1 बिलियन के अंदर बिका है अभी है। क्यों? अभी रिसेंट हैक हुआ है। ऑल्दो कंपनी वालों को कहना है कि कस्टमर्स का कुछ नहीं गया है, बट फिर भी कंपनी को बेचना पड़ रहा है क्योंकि शायद ऑपरेशंस मुश्किल हो रहे होंगे। बढ़िया चीज क्या है, कॉइन बेस ने ऑलरेडी कॉइन डीसीएक्स और कॉइन सर्च दोनों के अंदर ही इन्वेस्ट कर रखा है। अब क्या ये डील एक्चुअली होगी या फिर नहीं होगी? वजीर के मामले में भी यही हुआ था, जब लगा था बाइनेंस ने खरीद रखा है, सबको लग रहा था बाइनेंस बैक्ड है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, और आज ये हाल हो रखा है।
बाइनेंस वाले ही ऐड में वो करके भाई ये डील तो हुई नहीं। बाकी लेंसकार्ट की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 में प्रॉफिटेबल होते हुए दिखाई दिया है। इनका रेवेन्यू 23% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और कंपनी ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि एक अच्छी चीज है। पहले 10 करोड़ के आसपास का लॉस था। हमने कल ही बात करी थी इस चीज के बारे में कि भाई सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है लेंसकार्ट का, बट क्या वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या फिर नहीं है वो एक सवाल है। बाकी सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है लेंसकार्ट के मेरे हिसाब से। जब चार्ट देखो एक बार को, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्सपेंसेस बढ़े हैं बट अगर आप देखोगे ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से, अगर आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते हो डायरेक्टली सामने सामने से, ऑपरेटिंग रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस करते हो, तो लॉसेस बराबर इक्वेट नहीं होते, नंबर्स कम होने चाहिए। बट ये नंबर्स बढ़ते कैसे दिखाई दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर एबिटा मार्जिन बात करके चले तो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, आरओसी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, कैश और बैंक बैलेंस भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है और ओवरऑल करंट एसेट भी थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा लेंसकार्ट वाले म्यूलर ब्रांड के 80% खरीद रहे हैं 406 करोड़ के अंदर। हो सकता है इसका रेट और ज्यादा हो जब तक ये डील कंप्लीट हो। इसके अंदर कहा जा रहा है 230 करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा और 176 करोड़ रुपीस फाउंडर को दिया जाएगा। कुछ फिक्स होगा, कुछ डेफर्ड होगा, मतलब बाद में दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी लेंसकार्ट बहुत तेजी से एक्सपेंड भी कर रहा है प्रोडक्ट्स खरीद के, मतलब अलग अलग चश्मे खरीद के, जो स्टैब्लिश ब्रांड्स उनको खरीद के, पार्टनरशिप्स करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके चश्मों के अंदर गुड है। और फाइनली लेंसकार्ट ने डीआरएचपी फाइल भी कर दिया है, 2150 करोड़ रुपया रेस किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो 430 करोड़ रुपया प्री आईपीओ राउंड पे भी रेस किया जा सकता है, जिसकी वजह से फ्रेश इश्यू कम होता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं इनका आईपीओ कैसा रहता है। अगर कम पैसा रेस किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई आप 5% पे ही आईपीओ निकाल सकते हो टाइप्स, ऐसा कुछ होता है तो मेरे हिसाब से लेंसकार्ट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर बहुत सारा पैसा इकट्ठा रेस किया जाता है, बड़ा आईपीओ होता है, तो भी हो ही जाएगा। इसके अलावा जेप्टो की बात करके चले तो उन्होंने 11,110 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। यहाँ पर 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 29 पैसा खर्च किया गया है। ऑल्दो ये मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है, बट ये बहुत बड़ा नंबर है। रिपोर्ट्स की मान के चले तो $7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $500 मिलियन ये और रेज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। बाकी अभी रिसेंटली इन्होंने 7.5 करोड़ रुपए रेज किया है $5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अब सवाल ये है, अभी आपने 7.5 बिलियन डॉलर रेज किया है 5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, आपको इतनी जल्दी इतना ज्यादा हायर वैल्यूएशन कैसे मिल रहा है? यहाँ पे अगर होता कि आपने 7-8 बिलियन डॉलर रेज किया है और आपने 10 करोड़ का राउंड भी रेज किया है तो ठीक है, आप वैल्यूएशन सेट कर रहे हो। बट यहाँ पे तो आपने डाउन राउंड किया है कम इक्विटी के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पैट मार्जिन इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। एडवर्टाइजिंग बिजनेस का जो रन रेट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 5 गुना से। नंबर ऑफ डार्क स्टोर्स बढ़े हैं, सिटीज बढ़ी है। इनकी बात मान के चले तो जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस अभी बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहने वाला है, मुझे लगता है। बाकी तो टाइम बताएगा। बाकी इंडिया के एक मोबाइल टेस्टिंग ऐप है ड्रिज करके, उन्होंने $2.7 मिलियन रेज करे हैं। ये कंपनी मोबाइल ऐप टेस्टिंग करती है एआई का यूज करके। 2024 के अंदर ये फाउंड हुई थी और भाई अच्छा लेवल पे फंड रेज कर लिया, स्टार्टिंग लेवल पे बात करके चले तो। अगर हम हुआवे की बात करके चले तो चाइना का नंबर 1 फोन ब्रांड बन गया है हुआवे। 15% ईयर ऑन ईयर राइज दिखाई दिया है भाई नंबर ऑफ सेल्स के अंदर। एप्पल की भी शिपमेंट बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट हुआवे और तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। रीजन यही है ना कि जो सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं ना यूएस की वजह से, इसकी वजह से वहां का इथॉस और जान गया है। मैंने आपको पहले भी बताया चाइना के अंदर ना उनके कंट्री को लेके इथॉस बहुत ज्यादा है, तो इस चक्कर में लोग कहते हैं कि भाई मेरी कंट्री, मैं अपनी कंट्री को सपोर्ट करूंगा, इसलिए हुआवे भी बढ़ता और बढ़िया भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बेकार काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एप्पल की बात करके चले तो चाइना के अंदर वो पहला अपना रिटेल स्टोर बंद कर रहा है, पहला रिटेल स्टोर। मतलब ऐसे हालात क्रिएट हो रहे हैं एप्पल के लिए। ऑल द नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये नहीं है कि एप्पल ने मुंह मोड़ दिया चाइना की तरफ से। एप्पल का एक स्टोर 16 अगस्त को खुलने वाला है और कहा जा रहा है कुछ स्टोर्स आने वाले टाइम में भी खुलेंगे। बट ओवरऑल Q2 की सेल बात करके चले सिर्फ चाइना के अंदर, तो वो घटती हुई दिखाई दी है। $16 बिलियन पे पहुंच गई, जो कि $16.8 बिलियन पे सोची जा रही थी। इसके अलावा अगर हम स्टारलिंक की बात करके चले तो स्टारलिंक के कस्टमर बेस को कैप कर दिया गया है 20 लाख के ऊपर। और इसका रीजन हमारी कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह नहीं है, स्टारलिंक के पास में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, इसी लेवल पे वो ऑपरेट कर सकता है, इसीलिए 20 लाख रखा गया। और मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा नंबर है, इतनी जबरदस्त सेल नहीं होने वाली स्टारलिंक की।
क्योंकि प्राइसिंग भी तो ज़्यादा है ना। सबसे पहले वन टाइम कॉस्ट की बात करके चले तो 33,000 से 35,000 के बीच में कहा जा रहा है प्राइस होगा। उसके बाद आपको 3,000 के आसपास मंथली कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको 200 एमबीपीएस तक की स्पीड देने का कहा जा रहा है, पर मिलेगी 100 एमबीपीएस की। तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आ रहे। तो ऐसी जगहों पे यूज होगा जहाँ पर इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है, उन जगहों पे, पहाड़ों के अंदर जो बहुत सारे रेस्टोरेंट होटल है, उन जगहों पे ज़्यादा यूज होगा, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है। बट 20 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम डीकैथलॉन की बात करके चले तो वो इंडिया से $3 बिलियन की सोर्सिंग करने वाले हैं 2030 तक, ऐसा उनका कहना है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं। उनका कहना है 2030 तक इंडिया के अंदर 90% जो प्रोडक्ट बिकेगे ना, वो लोकली सोर्स ही होंगे। तो देखा जाए अच्छी बात है। बाकी इंडियन बैंक्स ने 67,000 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा अनक्लेम डिपॉजिट वापसी करा है आरबीआई डिपॉजिटर एंड एजुकेशनल अवेयरनेस फंड को। बेसिकली बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है और वो रिट्रीव नहीं करते। देखो, उसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं कि फैमिली मेंबर को पता ही नहीं है कि उस बंदे का कोई और अकाउंट और उसमें पैसा पड़ा हुआ है। तो अगर वो आधार लिंक्ड वगैरह है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको वापसी करने की, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब मेरा पैसा कहीं पड़ा है तो ये तो नीयत वाली बात है ना, तुम पैसा देना चाहते हो नहीं देना चाहते। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो तुम ढूंढ के दे सकते हो, उसके ऊपर तुम फीस ले सकते हो एक बार को, कि भाई किसी बंदे के 1 लाख रुपए पड़े हैं, तुमने कहा भाई तुम्हारे लिए सर्च एंड फाइंड ऑपरेशन किया गया है, इसलिए हमने तुम्हारी 5,000 रुपये फीस काटी है, ठीक है, दिस मेक सेंस। बट सही नहीं है ना। और कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ होगा, कोविड टाइम पे पूरी फैमिली फैमिली खत्म हो गई होगी तो चला ही गया। बहुत सारे ऐसी चीजें केसेस भी हो सकते हैं। बट नियत वाला सीन लगता है, मैंने पहले भी इस चीज के बारे में बात करी है। बैंक्स के पास में पैसे पड़े हैं तो बैंक को पैसे देने एक नियत वाला काम है। गवर्नमेंट के पास इतना फंड आ रहा है, इतने टाइम से पैसा इकट्ठा हो रखा है, तो उसका इंटरेस्ट ही जो आ रहा है, उस इंटरेस्ट से ही एक एजेंसी रन करी जा सकती है जो कि राइट बंदे तक वो पैसा पहुंचा देगी। बाकी गिग हायरिंग भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सीजनल जॉब्स के चक्कर में, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई अभी से फेस्टिव सीजन की हायरिंग शुरू हो गई है। और अगर हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बात करके चले तो गिग वर्कर्स की पार्टिसिपेशन ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि अवेयरनेस हो गई है, लोगों को पता है कि आप ओकेजनल टाइम के अंदर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो बेसिक से ऑपरेशन करके। इसके लिए आपको बहुत हाई स्किल नहीं चाहिए, तो बढ़िया है। मैं भी बोलता हूँ गिग इकोनॉमी की वजह से बहुत सारे यूथ जिसके पास में आज अपॉर्चुनिटी नहीं थी, शायद स्किल भी नहीं था, वो अपना घर पाल पा रहा है, खा पा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। बट क्या वो यूथ अब इसी को एक जरिया बना लेगा, ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढेगा? ये एक ट्रेंड एनालिसिस करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि एक गिग वर्कर क्या जिंदगी भर गिग वर्कर ही बनना रहना चाहता है, उसके पास टाइम नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्सपैंड करने की, ऐसा कुछ होना चाहिए सिस्टम। बाकी एक कंपनी है मोनार्क सर्वेयर्स, उनका आईपीओ आया भाई, ओवर सब्सक्राइब की लिमिट तोड़ दी है, 250 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। 89 करोड़ का भाई इशू साइज है और इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। कुछ चीजें बताता हूं आपको मैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 155 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, 10% राइज है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करके चले तो क्लोज टू 35 करोड़ के आसपास है, जो कि 16% का राइज है। मेरे हिसाब से नंबर देख के लोगों की आंखें चमकी, और इतना प्रॉफिट तो भाई 1 लाख करोड़ वाली कंपनी अभी नहीं कमा रही, ये सही है, लगा लो उसके अंदर। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वाले 9,000 इंप्लॉइज को निकाल रहे हैं, 15,000 टोटल आंकड़ा हो जाएगा अगर इस साल तक की बात करके चले। सत्य नडेला का कहना है भाई बहुत मुश्किल था हमारे लिए ये चीज करना, बट भाई कहीं ना कहीं एआई नौकरियां खा रहा है। अब देखो, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि एआई नौकरियां नहीं खा रहा भाई, वर्कफोर्स उतनी टैलेंटेड नहीं है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो सके। चेंजिंग एनवायरनमेंट के अडेप्ट होने का मतलब यही है ना, एआई नहीं कर पा रहे, कोई कुछ भी बोले। बाकी सेंसेक्स की बात करके चले तो भाई 400 पॉइंट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक अच्छी चीज है। पिछले कुछ टाइम से लाल दिखाई दे रहा था, आज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मेजरली ब्लू चिप शेयर्स में बाइंग दिखाई दी है, इस चक्कर में शेयर ऊपर भागा है। बाकी कंसर्न्स तो अभी भी बरकरार ही है, ट्रेड डील का होने तो फिर पता लगेगा कहानी कहाँ जाती है। अगर 2 अगस्त है लास्ट डेट, अगर तब तक नहीं होता तो फिर मार्केट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हुई दिखाई देगी। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।